अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने मिलकर रशिया पर पाबंदियां लगा दी हैं। 40 ममालिक हैं जिन्होंने मिलकर रशिया पर पाबंदियां लगाई हैं। ये ऐसी पाबंदियां हैं जिनकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। यानी अमेरिका नेटो अलायंस ने मिलकर अभी हाल ही में जो रशिया पर पाबंदियां लगाई हैं, इन पाबंदियों की मिसाल कहीं नहीं मिलती। छोटे मुल्कों पर छोटी छोटी पाबंदियां लगाई जाती रही हैं। जैसे पाकिस्तान पर कभी प्रेसलर तरमीम के ज़रिए पाबंदियां लगाई गईं, मुल्क शाम में पाबंदियां लगाई गईं, लीबिया में पाबंदियां लगाई गईं, इराक़ पर पाबंदियां लगाई गईं, ऐसे शुमाली कोरिया पर पाबंदियां लगाई गईं। यानी कि तीसरी दुनिया के जो छोटे छोटे ममालिक हैं उन पर तो पाबंदियां लगाई जाती रही हैं, लेकिन ये पाबंदियां कभी भी किसी बड़े मुल्क के लिए नहीं लगाई गई या बड़े मुल्क पर नहीं लगाई गई, और वो भी ऐसा मुल्क जो ख़ुद सुपर पावर हो, ख़ुद सुपर पावर का साथी हो, ख़ुद सुपर पावर्स को भी जो है वो टक्कर देने वाला हो। तो रशिया दुनिया का तीसरा बड़ा सुपर पावर है जो ख़ुद को मानता है या कहा जाता है या माना जाता है। तो रशिया पर जब पाबंदियां लगी हैं तो ये पहली दफ़ा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में ममालिक ने एक सुपर पावर पर, यानी कि पावर रखने वाले मुल्क पर ऐसी पाबंदियां लगाई हैं जो बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी भयानक भी हैं। इन पाबंदियों में से कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जो रूस की इकोनॉमी को डुबा सकती हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी पाबंदियां भी हैं जो उसकी इकोनॉमी को डुबा सकती थीं लेकिन लगाई नहीं गई। यानी कि उनकी जगह पर कुछ और ऐसी पाबंदियां लगा दी गईं जो उनसे कदरे नरम हैं। जबकि एक ऐसी पाबंदियां, मतलब एक किस्म की ऐसी पाबंदियां भी लगाई गई हैं, ऐसी किस्म की पाबंदियां भी लगाई गई हैं जिनका रूस से कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि उन पाबंदियों का तोड़ रशिया के पास ऑलरेडी मौजूद है, या रशिया उन पाबंदियों का तोड़ वक्त के साथ साथ निकाल लेगा या निकाल चुका है। अब हम इन तीनों किस्म की पाबंदियों पर गौर करेंगे कि ये तीनों पाबंदियां जो हैं एक एक करके इन पर हम बहस करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, पुराने वक्त में जब किसी कौम ने किसी दूसरी कौम पर हमला करना होता था तो वो क्या करते थे? वो आते थे, जिस कौम पर उन्होंने हमला करना है उस पर अटैक करते, और अटैक करने का सबसे बेहतरीन और आसान हल और सबसे बेहतर तरीका होता था कि उसका मुहासरा कर लिया जाता था, चारों तरफ से उसको घेरा डाल लिया जाता था। अब उस घेरा डालने से क्या होता था कि वो अंदर जो कले के अंदर या शहर के अंदर आवाम होती थी या जो दुश्मन होता था वो महकूम हो जाता था, उसके सारे रास्ते बंद कर दिए जाते थे, सप्लाई चेन बंद कर दी जाती थी, उसका बस अपना जो स्टॉक होता था वही उसके पास महफूज होता था, उसके अलावा और उसके पास कोई चीज़ ना आने दी जाती थी ना जाने दी जाती थी। तो इसका नतीजा क्या निकलता, या तो वो अंदर वाले जो हैं वो हथियार डाल देते, या वो कमज़ोर इतने हो जाते कि बाहर वाले उन पर हमला कर देते। तारीख़ में जो हमें सबसे बड़ा मुहासरा मिलता है वो मिलता है
सुल्तान मोहम्मद अल फातेह, फातेह कुस्तुनतुनिया का। इन्होंने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया और तकरीबन काफ़ी अरसा बहुत जंगी और माली नुकसान उठाया और कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था। ये बात आप लोग जानते होंगे या देखी होगी या इन पर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं। तो जब घेरा डाल लिया जाता था तो एक तरफ अंदर वालों का इम्तिहान शुरू हो जाता था। उनका इम्तिहान ये होता था कि उनके पास कितना राशन बाकी बचा है, कितने दिनों का पानी बचा है। उस हिसाब से फिर वो अपनी फ़ौज का इंतज़ाम चला सकते थे, अपना सेटअप बना सकते थे, अपनी सिस्टम को चला सकते थे। तो जैसे ही उनका इम्तिहान शुरू होता, साथ ही बाहर वालों का भी इम्तिहान शुरू हो जाता था कि आया कि वो कितनी देर तक या कितने दिनों तक इस मुहासरे को काबू में रख सकते हैं। इस लंबे से लंबे होते गए मुहासरे को कितनी देर तक कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ तक इनको रोक सकते हैं। यानी कि जब मुहासरा तवील हो जाता तो अंदर वाले भी बाहर निकलते थे, वो उन पर हमला करते या अपने बचाव की तंजीमें भेजते, टीमें भेजते, या अपने खुराक और पानी का बाहर से इंतज़ाम करते, या कासद को भेजते छुपाकर। तो उसको कंट्रोल करना बाहर वालों की अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती थी, जो कि काफ़ी भारी ज़िम्मेदारी भी होती थी। तो इसका 3 तरह से इम्पैक्ट पड़ता था। पहला इम्पैक्ट पड़ता था नर्व्स का, दूसरा इम्पैक्ट पड़ता था फ़ौजियों का, और तीसरा इम्पैक्ट पड़ता था इकोनॉमी का। तो इससे आप यूं समझ लें कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, लेकिन दरअसल रशिया का ख़ुद मुहासरा हो चुका है। रशिया ख़ुद घेरे में आ चुका है। वो घेरे में किस तरह से आया कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने मिलकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, रशिया को कैद कर लिया। अब आते हैं उन ख़बरों की तरफ कि वो कौन कौन सी सैंक्शंस जो हैं वो लगाई गई हैं। तो ख़बर है कि एप्पल, अमेज़ॉन और मैकडोनल्ड और नेटफ्लिक्स वगैरह ने जो है वो अपने बंद कर दिए हैं मामलात रशिया में, और अमेरिका बदस्तूर जो है वो पेप्सिको और मैकडोनल्ड्स को भी ये फोर्स कर रहा है कि आप लोग भी अपने कारोबार जो हैं वो रशिया में बंद कर दें। तो हम तो बज़ाते ख़ुद ये समझते हैं कि ये सब चीज़ें रशिया की आवाम की सेहत के लिए अच्छी हैं कि अगर ये अपना काम बंद कर दें। लेकिन जो दूसरी सैंक्शंस हैं, मतलब कि जो लगाई गई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगी रशिया पर। पहली पाबंदी तो ये है कि रूस को उन्होंने स्विफ्ट में से निकाल दिया। स्विफ्ट एक ऐसा सिस्टम है जो हम अपने कारोबार का लेन देन करते हैं ना दुनिया में, मतलब बाहर से जो हम चीज़ें ख़रीदते हैं और बाहर की चीज़ें जो हम बाय करते हैं, उसकी पेमेंट्स का जो मेथड है वो स्विफ्ट मेथड्स SWIFT मेथड कहलाता है। रशिया को उसमें से निकाल दिया गया है। इससे ये होगा कि इस मेथड से जितनी भी पेमेंट्स रशिया को मिलनी है या रशिया लेता है या रशिया की पेमेंट्स चल रही हैं, वो सारी पेमेंट्स बंद हो जाएंगी। रशिया का इस मेथड में मौजूद पैसा जो है वो डूब जाएगा। लेकिन इसका मुतबादल रशिया के पास मौजूद है। वो मुतबादल क्या है? वो है CIPS सिस्टम, यानी कि चाइना का जो पेमेंट सिस्टम है वो रशिया के पास इसके मुतबादल के तौर पर फौरी तौर पर मौजूद है। लिहाजा ये जो
पाबंदियां हैं ये रशिया पर ज़्यादा असर नहीं डालेंगी। दूसरा जो है वो इन पाबंदियों की वजह से रशिया अपनी पेमेंट्स यूरो डॉलर वगैरह में नहीं कर सकेगा, जो कि वो करता आ रहा है। तो इससे क्या होगा, उसकी इकोनॉमी को एक झटका तो लगेगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा है, क्योंकि अभी तक यूरोप ने यूरो में इसको ढील दे रखी है। वो क्यों दे रखी है या किस तरह से दे रखी है, क्योंकि वो उसकी 40% बरामदात को रशिया के साथ यूरोप करता है, तेल और गैस की, तो इसलिए उसने इसको ढील दे रखी है और ये तकरीबन ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी और रशिया इन पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगा। ये थी अब तक की मालूमात। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।